स्वागत है आपका एक और पार्ट में। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 जो है इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो आप अगर पार्ट्स में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको कंपाइल करने में, याद रखने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे पार्ट्स हो, लेंथ कम हो, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ग्रुपिंग करके हम इसको पढ़ दें। लास्ट टाइम हमने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया तक की चर्चा कर ली थी। बोधिसत्वा, पद्मपानी, वज्रपानी, अमिताभ, ये सारी चीज़ों की बात हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न इंडिया में जो केव ट्रेडिशंस थे उसके बारे में। 3 प्रकार के आर्किटेक्चरल टाइप्स या डिजाइन आपको देखने मिलेंगे वेस्टर्न इंडिया में। जरा टाइमलाइन ध्यान दे तो 2nd सेंचुरी BCE। जरा चूंकि मैं पहले भी अपना जब हमने 6th क्लास की किताब करी थी तब हमने ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से चर्चा की थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और बार आपसे डिस्कस कर लूँ, उससे अच्छा रहता है, आपको भी याद बना रहेगा और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो भी आपको थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। अब यहाँ बिफोर कॉमन एरा, ये 0 जो है ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। ईशा का जन्म या यीशु मसीह का जन्म जो है ये आप 0 मान लीजिए। इसके इस तरफ आएंगे तो इसको हम कॉमन एरा या फिर AD कहते हैं। और इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो ये BC है, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो कहानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 200 साल पहले की बात है यहाँ पर। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए। 200 BC की बात कर रहा हूँ मैं। और एक और बात बहुत ज़रूरी, यहाँ पर जो गिनती होगी वो घटेगी। मतलब अब अगर ये 200 है तो 200 के बाद ये नहीं कि 201 आएगा, 200 के बाद 199 आने वाला है। इस तरीके से घट के 0 पे आएगा और फिर 0 से आगे हम बढ़ते हैं। और आज हम कॉमन एरा में रह रहे हैं 2021 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम बात कर रहे थे आर्किटेक्चरल टाइप्स की। तो सबसे पहले जो है वो है एपिसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल। अब चैत्य क्या होता है ये आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है चैत्य और विहार के बारे में। विहार वहाँ होगा जहाँ पर मॉन्क्स रहेंगे और चैत्य वहाँ जहाँ पर वो मेडिटेशन करेंगे, अपना जो पूजा याचना है वो सारी चीज़ें करेंगे। तो एपिसाइडल वॉल्ट रूफ इस तरीके से होगा और इस वॉल्ट रूफ को सपोर्ट करने के लिए, ये जो छत है इसको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से पिलर होने वाले हैं। जहाँ पर पिलर हैं वो एपिसाइडल वॉल्ट रूफ है। दूसरी जो कैटेगरी है वो पिलरलेस हो जाएगी, उसमें पिलर्स नहीं होंगे। तो जो एपिसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हैं अजंता, पीतलखोरा और भजा में देखने मिलेंगे। उसके बाद थाना, जो बम्बई का थाना है, वहाँ नंदसुर महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेंगे पिलरलेस हॉल्स। एक और हॉल है जिसको आप कहते हैं फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर। मतलब क्वाड्रेंगुलर मतलब ये चौकोर आकार के होंगे, इसमें 4 साइडेड होती हैं तो क्वाड। तो इस तरीके के हॉल्स भी आपको देखने मिलेंगे चौकोर टाइप के। कहाँ कहाँ पर देखने मिलते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आपको कोडिविट में मिल जाएगा। कोडिविट्टे या कोडिविट कहेंगे इसको, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आपको इस चीज़ का अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल जाएगा। और इसके अंदर जो चैम्बर रहेगा वो कैसा रहेगा? बैक में पीछे की तरफ इसी में सर्कुलर चैम्बर रहने वाला है। तो यहाँ पीछे एक सर्कुलर चैम्बर भी आपको देखने मिल जाएगा। ये देख लीजिए डिज़ाइन सारी किस तरीके से थी। ये आपका क्वाड्रेंगुलर हॉल हो गया। यहाँ पर आप देखें तो एपिसाइडल रूफ पिलरलेस हॉल, इसके अंदर पिलर्स नहीं होंगे। और ये जो एपिसाइडल रूफ है इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं आपको देखने मिल रहा है। पीछे जनरली एक स्तूप दिया जाता था क्योंकि ये चैत्य हैं। चैत्य में क्या खासियत है? चैत्य में आपकी मेडिटेशन और बहुत सारा वर्शिप की जो प्रोसेस होते हैं वो सारे होते हैं, इसीलिए वो चैत्य है। अगर विहार होगा तो वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। अब बात करें जो चैत्य होते हैं उनके फ्रंट में किस तरीके से होने वाला है। सेमी सर्कुलर आर्चेस दी जाएंगी। ये देखिए आप राइट हैंड साइड पे अलग अलग टाइप की चैत्य आर्चेस हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके की अलग अलग केव्स पे, काले में अलग डिज़ाइन है, भजा में अलग डिज़ाइन है, लोमस ऋषि में अलग डिज़ाइन है, अजंता में देखिए, फिर इसके बाद विश्वकर्मा में देखिए। इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन आपको अलग अलग जगहों पर देखने मिल जाएंगे। एक और खास बात यह है कि कोडिविट जो जगह है वहाँ पर आपको विंडोज़ में इस तरीके की डिज़ाइंस नहीं देखने मिलेगी। यहाँ देखिए कोडिविट की बात है। अब यहाँ पे आर्चेस जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी आर्चेस हैं और इस तरफ भी आपको आर्चेस मिलेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया याद करने के लिए। सारे जो भी चैत्य होंगे उनके पीछे की तरफ स्तूप होगा, तभी तो वो चैत्य कहला रहे हैं। अगर चैत्य है मतलब वहाँ स्तूप होना चाहिए। चैत्य का काम ही है वहाँ पर पूजा अर्चना या फिर जो एक बेसिक प्रैक्टिस होती है बुद्धिज्म की वो करी जाएगी, मेडिटेशन करी जाएगी। अब आए हम बात, अभी हम कहाँ से चले थे? हमने 200 BCE की बात कर ली थी, 2nd सेंचुरी। अब हम 1st सेंचुरी पे आ रहे हैं। यहाँ पर मॉडिफिकेशंस आना चालू हो जाएंगे, स्टैंडर्ड प्लान तैयार हो जाएगा। जैसे एपिसाइडल रूफ की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हॉल है वो रेक्टेंगुलर बन जाएंगे। जैसे अजंता का केव नंबर 9 है वो रेक्टेंगुलर है। स्टोन स्क्रीन वॉल होगी फसाड पे। फसाड क्या होता है? जो आपका फ्रंट होता है घर का। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने ये फसाड है। तो फसाड में आपको स्टोन स्क्रीन वॉल्स मिल जाएंगी। ये कहाँ कहाँ है? बेटसा, नासिक, काले, कन्हेरी, ये सारी जगहों पर इस तरीके के डेवलपमेंट्स आए 1st सेंचुरी BCE में। इसके अलावा देखें तो और भी बहुत सारी जगहों पर केव्स बनाए जा रहे थे, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे।
जैसे चैत्य हॉल की बात कर चुके हम कि इसके बाद आप देखें काले में धीरे धीरे रॉक कट चैत्य हॉल जो है वो एक्सकेवेट करेगा और सबसे बड़ा काले में ही मिल रहा है। मतलब धीरे धीरे जो साइज है उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, साइज भी बढ़ रही है। केव जो है, इस पर्टिकुलरली काले केव की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों साइड तो पिलर्स देखने मिल रहे हैं, साथ में कोर्टयार्ड है, एक ओपन कोर्टयार्ड है, स्क्रीन वॉल है ताकि हम रेन से प्रोटेक्ट कर पाए उस चैत्य के इलाके को। साथ में आपको क्या मिल रहा है, वरांडा भी मिल रहा है। जो फसाड है, सामने की तरफ का जो फ्रंट है उसमें एक स्टोन स्क्रीन वॉल है, और जो रूफ है जिसकी हम बात कर चुके हैं एपिसाइडल चैत्य हॉल है विद पिलर्स। तो यहाँ पिलर्स भी आपको देखने मिल रहे हैं और चैत्य है इसीलिए पीछे स्तूप भी होगा। तो काले चैत्य हॉल की बात हमने कर ली। इसमें खासियत यह है, एक और एडिशन फर्दर, कि ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को भी यूज किया गया है डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है एनिमल्स और ह्यूमंस का यूज करके। जनरली आपने जब हमने पढ़ा था गुप्ता कैपिटल्स के बारे में या फिर गुप्ता पिलर्स के बारे में, उसमें जो पिलर के ऊपर जो भी फिगर बना होता है बैल का या शेर का, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो उस तरीके की कैपिटल की पोजीशन पे यहाँ पर फिगरीन्स को यूज किया गया है, ह्यूमन एंड एनिमल्स। इसके अलावा और भी केव्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। जैसे डेकोरेशन की बात करी जाए अगर, तो ये पूरा जो कार्ले केव है ये काफ़ी अच्छे से वेल एग्जीक्यूटेड है, बढ़िया डेकोरेशन भी है और सुंदर भी बहुत दिख रहा है। यहाँ पर आप ऊपर भी देखें तो एपिसाइडल जो रूफ है उसमें भी प्रॉपर डिजाइंस है, पिलर भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट केव है कन्हेरी केव नंबर 3। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इंटीरियर्स जो हैं वो भले फुली फर्निश्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बाहर से बहुत अच्छा दिखता है। और इसमें टाइम के साथ जो प्रोग्रेस हुई है कार्विंग में उसके बारे में भी समझ में आता है। ये देखिए आप सीधे हाथ पे भजा के बारे में भी आपको यहाँ आप इसके करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि ये एपिसाइडल वॉल्ट रूफ है, पिलर्स के साथ में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ विहार भी दिए गए हैं, इस सेल के फॉर्म में विहार वगैरह भी बनाए गए हैं, और चैत्य जो है इसके अंदर पे एक पीछे स्तूप होगा। तो डिज़ाइंस जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी, लेकिन आप देखें फ्यूचर मतलब आगे आने वाले समय में धीरे धीरे क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ वैरायटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, और इस डिज़ाइन पे बहुत एक्सटेंसिव केव्स बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। विहार जो हैं उनको भी एक्सकेवेट किया गया केव साइट्स पे। जैसे विहार की अगर हम बात करें तो विहार में क्या क्या होगा, पहले तो विहार आप समझ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ मॉन्क्स रहने वाले हैं वो जगह विहार है। विहार में वरांडा होने वाला है, एक हॉल होगा और सेल्स बने होंगे। सेल मतलब छोटे छोटे पॉकेट्स जैसी जगह होंगी, छोटी जगह कि एक मॉन्क इंडिविजुअली उस एरिया में रह पाए, उतनी जगह बना दी जाएगी। और वो कहाँ पे होंगे, जो हॉल है हॉल की दीवार में होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट विहार्स की बात करें तो अजंता केव नंबर 12, बेटसा में केव नंबर 11, नासिक में केव नंबर 3, 10 और 17। अब आप ये सोच रहे होंगे 3, 10, 17, 11, 12, 13 ये याद रखना है क्या? तो ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपसे मैच द कॉलम में केव नंबर नहीं पूछेंगे। पर इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस टाइप का चेंज आ रहा है। कोई मेजर चेंज है आर्किटेक्चर में तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहले के जो विहारास थे उनमें इंटीरियर्स में डेकोरेशन होगी, मोटिव्स को यूज करा जाएगा। जैसे चैत्य आर्चेस भी आपको देखने मिलेंगी, साथ में वेदिका डिजाइन भी आपको देखने मिलेगी। जो सेल है उसके डोर्स को डेकोरेट कर दिया जाता था आर्चेस और वेदिका डिजाइन से। जैसे जो फसाड डिजाइन है नासिक की 3, 10 और 70 नंबर के केव्स की, वो भी काफ़ी डिस्टिंक्ट अचीवमेंट मानी जाती है अपने आप में। उसमें अच्छी खासी डिजाइनिंग करी गई है। जो चैत्य आर्चेज हैं वो बनाई गई हैं विहार में। ऐसे ही एक विहार की बात करी जाती है महाराष्ट्र में जुन्नार में। यहाँ पर इस एरिया को या फिर हम कहें इस केव को गणेश लेनी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केव के बाहर गणेश की एक इमेज को इंस्टॉल कर दिया गया था लेटर पीरियड में। इसके साथ में स्तूपा भी ऐड कर दिया गया। तो आप देखें कि अब जो हॉल है वो विहार के साथ साथ क्या हो गया, चैत्य भी हो गया। अब चैत्य और विहार दोनों हो गया तो इसको आप इकट्ठा इंटीग्रेटेड फॉर्म में चैत्य विहार कहेंगे। अब विहार केव जो नासिक में थे वो भी एक्सकेवेट करे गए थे। फ्रंट पिलर्स जो है उनको काव करा जाएगा घटा बेस या फिर घटा कैपिटल। अब ये घटा बेस और घटा कैपिटल क्या है इसकी बात कर लेते हैं, और ह्यूमन फिगर्स को भी यूज किया गया। तो नासिक में 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। 3 चीज़ें क्या क्या है, पहली चीज़ के घटा या घट पढ़ेंगे हम इसको। तो आपने देखा होगा कभी जनरली जब पूजा वगैरह होती है तो इस तरीके से एक छोटा सा एक लोटे जैसा होता है, उसको रख दिया जाता है। उस पर होगा तो शायद पत्तियाँ रख दी जाए और साथ में एक नारियल रख दिया जाए, तो उसको घट कहते हैं। या फिर एक घड़ा, छोटा घड़ा समझ लीजिए, उसकी डिज़ाइन बेस पे मिल जाएगी आपको पिलर्स के, या फिर पिलर का जो कैपिटल मतलब पिलर के सबसे ऊपर देखने मिल जाएगी। इसके अलावा ह्यूमन फिगर्स भी हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ह्यूमन फिगर्स का यूज़ करा जा रहा है, पर्टिकुलरली कहाँ पर हमने बात की है, हमने काले केव्स में बात की। यहाँ ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर्स का यूज़ करा जा रहा है
सिमिलरली आपको देखने मिलेगा कि नासिक के जो केव्स हैं उनमें भी यूज़ करा जा रहा है इसी तरीके के घटा केव्स एज वेल एज ह्यूमन फिगर्स का। तो ये आपको याद रखना है। फिर और आगे बढ़ते हैं आप, तो 4th और 5th सेंचुरी कॉमन एरा में आपको देखने मिलेगा कि बुद्धा इमेजेस भी अटैच कर दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। जुन्नार में लगभग 200 के आसपास केव्स को एक्सकेवेट किया गया था और कनेरी जो बंबई के पास है उस पे लगभग 108 के आसपास केव्स आपको देखने मिलते हैं। इसके बाद देखें तो और भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे अजंता को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, औरंगाबाद में है अजंता, अलोरा, 2 जगहें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं महाराष्ट्र में। इसके बाद पीतलखोड़ा है नासिक, ये भी महाराष्ट्र में है, भजा हो गया, जुन्नार है महाराष्ट्र में, कार्ले, कन्हेरी, इस तरीके से बहुत सारे केव्स आपको देखने मिलेंगे वेस्टर्न इंडिया में। यहाँ पर कुछ कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कार्ले केव किस तरीके से दिखते हैं। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था करी गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। किताब में इस तरीके के बहुत सारे फिगर्स दिए हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अजंता की। तो अजंता के बारे में आप जानते हैं, बहुत फेमस है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप अजंता के बारे में नहीं जानते होंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ बारीकी है जो हम चर्चा में लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये है कहाँ, लोकेशन ज़रूरी है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, नंबर 1। नंबर 2, कितने केव्स हैं? 29 केव्स हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सारे केव्स जो हैं ये बुद्धिस्ट बिलीफ से बिलोंग करते हैं, ये बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। अजंता को आप याद रखें कि ये बुद्धिज़्म से संबंधित है। और एलोरा जो है, एलोरा के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, एलोरा को मैं ऐसे याद रखता हूँ, एलोरा से ऑल मतलब यहाँ पर आपको ब्राह्मणिकल बिलीफ्स, बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज्म, तीनों के आपको पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स वगैरह देखने मिल जाएंगे। तो अजंता में ओनली बुद्धिज़्म, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 4 चैत्य केव्स हैं जो कि 2nd और 1st सेंचुरी बीसी में बनाए गए थे, केव नंबर 10 और 9, और बाद में लेटर फेज में आप देखें 5th सेंचुरी में 19 और 26 नंबर के भी केव्स एक्सकेवेट करे गए थे। यहाँ पर चैत्य और विहार दोनों हैं और दोनों में आपको स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के द्वारा डेकोरेशंस मिलेंगी। मतलब पेंटिंग्स भी हैं यहाँ और स्कल्पचर्स भी हैं जो चैत्य और विहार को डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स, अब चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है पेंटिंग्स वगैरह बहुत कम बची होंगी, क्योंकि रिएक्शंस होते हैं, मौसम की मार घलती है, तो पुरानी किताबें भी आपने देखा होगा तो बेकार हो जाती है। यहाँ तो हम बहुत साल से और बहुत लंबे समय पहले जो पेंटिंग्स थी उनकी बात कर रहे हैं। 1st सेंचुरी बीसी में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी और 5th सेंचुरी कॉमन एरा में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उनमें से कुछ अभी भी बची हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं है। इंस्क्रिप्शन नहीं होने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी आती है प्रिसाइज क्रोनोलॉजी, किस समय में बनाए गए थे, किस कालखंड में ये बने थे, ये पता लगाना। जैसे हम बात करें केव नंबर 10, 9, 12, 13 की, तो ये अर्ली फेज के माने जाते हैं। दूसरी तरफ 11, 15, 6 और लोअर साइड में नंबर 7, ये सब जो है ये माना जाता है कि जो 5th सेंचुरी थी उसके लेटर फेज में बनाए गए थे। तो अभी तक क्रोनोलॉजी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्लियर आइडिया नहीं है। और एक टाइमलाइन कैसी मान ली जाती कि लेट 5th सेंचुरी से लेके अर्ली 6th सेंचुरी के बीच में कॉमन एरा में ये पूरा काम जो है ये हुआ है। अब कार्विंग्स की बात करें तो 19 नंबर और 26 नंबर में आपको एलैबोरेट कार्विंग्स देखने मिलेंगी। जो फ्रंट है केव का उसमें बुद्ध और बोधिसत्व की इमेजेस हैं, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, मैत्रिया, ये सारी चीज़ों में अलग अलग जो बोधिसत्व होते हैं उनकी इमेजेस आपको देखने मिल जाएंगी। रूफ किस टाइप का है? तो एपिसाइडल रूफ है। केव नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी और जो इंटीरियर है हॉल का उसको पूरा कवर करने वाली बुद्धा इमेजेस है। पर्टिकुलरली महापरिनिर्वाण की जो इमेज है वो आपके लिए केव नंबर 26 में मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है केव नंबर 26। कभी मेंस में आंसर राइटिंग में अगर आप एक आध दो केव्स का नाम याद रख पाए तो शायद फायदा हो सकता है। तो बाकी की जो जगह है वो केव और विहार और चैत्य दोनों हैं, लेकिन केव नंबर 26 जिसकी हमने बात की वो बड़ी बड़ी इमेज से भरा हुआ है, या फिर पर्टिकुलरली बात करें तो महापरिनिर्वाण की इमेज वहाँ पर मिल जाएगी। जो वरांडा है उसमें पिलर्स हैं और ये जो पिलर्ड हॉल है इसी में सेल्स हैं वॉल में। वॉल जो है, दीवार है जो हॉल की, उसमें सेल्स बने हैं। अब वो सेल्स क्या है? वही विहार है, क्योंकि चैत्य और विहार कैसे बनेगा? चैत्य मतलब हॉल है, उसमें पीछे स्तूप है, पूजा के लिए वो जगह हो गई, और उसी हॉल में छोटे छोटे सेल्स बना दिए गए तो वो आपके रहने के लिए हो गए, तो वो विहार हो गए। इस तरीके से चैत्य विहार कॉम्बिनेशन चलता था। जहाँ पर भी बुद्धा इमेजेस है हॉल में आप देखेंगे बहुत ही ग्रैंड साइज, बहुत ही बड़ी साइज में बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप सीधे हाथ पे देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम एरिया या फिर कहें बहुत ज़्यादा एरिया जो है हॉल का वो बुद्धा की इमेज ने ले लिया है। कुछ अनफिनिश्ड केव्स भी है, जैसे 15, 14, 23 नंबर, 24, 28, 29, ये सारे जो केव्स हैं ये अनफिनिश्ड भी हैं।
पर्टिकुलरली ये विहार है, मतलब रहने के लिए यूज़ होते हैं, रिहायशी तौर पे यूज़ होते हैं। अब जब हम इतने सारे केव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि इतना मेगा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फंडिंग या फिर पेट्रोनेज कहाँ से मिला होगा। और यहीं से बात हमें समझ में आती है कि अलग अलग राजाओं ने या फिर उनके मिनिस्टर्स ने या फिर लोकल किंग्स ने अलग अलग केव्स के लिए फंडिंग या पेट्रोनेज दी। जैसे यहाँ पर बात आती है वक्टका राजा हरिसेना की। उनके प्राइम मिनिस्टर वारादेव केव नंबर 16 के लिए पेट्रोनेज देते हैं। फिर उपेंद्र गुप्त का नाम आता है जो 17 से 20 केव्स के लिए फंडिंग देते हैं, जो कि एक लोकल किंग है और ये फ्यूडिटरी थे राजा हरिसेना के। इसके बाद एक और नाम जो है वो है बुद्धभद्र। इन्होंने केव नंबर 26 के लिए पेट्रोनेज दिया। मथुरा दास केव नंबर 4 के लिए। इस तरीके से बहुत अलग अलग जगहों से पेट्रोनेज आया, जिसके बाद ये पूरा अजंता का जो एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाया होगा। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो सर्वाइव करती हैं। जैसे आज के समय अगर हम देखें तो केव नंबर 1, 2, 16 और 17 की जो पेंटिंग्स हैं वो अच्छी सिचुएशन में, अच्छी कंडीशन में है। इन पेंटिंग में आपको वेरिएशंस बहुत देखने मिलेगा। जो टाइप्स हैं या फिर यूज ऑफ सिंबल है वो बहुत वेरी करते हैं। तो अगर टाइपोलॉजिकल वेरिएशन है तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई गई होंगी। 5th सेंचुरी आते आते तक आउटवर्ड प्रोजेक्शंस का यूज करा जाने लगा अजंता पेंटिंग्स बनाने में। बहुत ही ज़्यादा रिदमिक तरीके से बनाई जाती थी। जो लाइंस है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड थी। आपको अलग से डिफ्रेंसिएशन दिख जाएगा कि ये बॉडी है और ये पीछे की लोकेशन है, या बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आने लगा था। बॉडी कलर्स को इस तरीके से किया जाता था कि वो आउटर लाइन से मर्ज होकर एक वॉल्यूम इफेक्ट को शो करे, मतलब भरा भरा लगे। जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी वॉल्यूम दिखे। यहाँ के जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में आपको स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं। बात करें कुछ पेंटिंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो जो अर्ली फेज की पेंटिंग्स है, स्पेशली आपको केव नंबर 9, 10 में जो देखने मिलती हैं, वो 1st सेंचुरी को बिलोंग करती है। यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी हैवी प्रोपोर्शन में दिखाया गया, काफ़ी वॉल्यूमिनस है। पिक्चर स्पेस जो है वो लीनियर है। मतलब जैसे केव नंबर 9 की बात करें तो शार्प लाइंस देखने मिलेंगी। लिमिटेड कलर्स का यूज़ किया गया है और बहुत ही नेचुरल तरीके से ये पेंटिंग्स दिखाने का कोशिश किया है। ओवर स्टाइलाइजेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा स्टाइल दिखाने की कोशिश नहीं करी। बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीके से दिखा है। इसके साथ में जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स के साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। अरेंजमेंट जो होने वाला है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हुआ। आर्टिसंस को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना ज़्यादा कन्वीनियंट समझ में आया। ये आपको देखने मिलता है टीयर्स के फॉर्म में, मतलब लेवल्स के फॉर्म में। आपको फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखने मिलेगा। अब जो सेपरेट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो इंडिकेट करने के लिए अलग अलग आर्किटेक्चरल बैंड्स का यूज़ करा है। जैसे सांची स्कल्पचर दिखाया जाता है, इसमें आपको पत्थर का काम और पेंटिंग्स दोनों देखने मिलेंगी। और इससे ये समझ में आता है कि ये दोनों ही लिथिक, मतलब पत्थर का जो काम होता है, और पेंटिंग ट्रेडिशन, ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस कर रहे थे। सर पे जो पगड़ी पहनते हैं उसके आगे एक फ्रंट नॉट बांधी जाती है। अब जो फ्रंट नॉट है हेड गियर की, जो सर की पगड़ी उसको आप देखेंगे तो वो स्कल्पचर का जो पैटर्न है उससे मैच कर रहा है। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके के हेड गियर्स पहने जाते थे, लेकिन जो पैटर्न्स हैं हेड गियर के वो मैच कर रहे थे जो स्कल्पचर है उससे। अगर केव नंबर 10 और 9 के पिलर्स को देखा जाए और दीवालों को देखा जाए तो वहां पर जो बुद्धा की पेंटिंग है उससे हमें यह समझ में आता है कि दूसरे तरीके की, शायद ये सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग। इससे पहले की जो पेंटिंग्स थी वो 5th सेंचुरी को बिलोंग कर रही थी, लेकिन इसके बाद की जो पेंटिंग्स हमें वॉल और केव में देखने मिल रही हैं, पिलर्स पे देखने मिल रही हैं, वो कुछ हटके। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये ऐसा माना जाता है कि वो रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज हुई थी। केव एक्सकेवेशन और पेंटिंग जो है वो बिल्कुल हाथों हाथ चले हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर केव को एक्सकेवेट किया और फिर उस पर पेंटिंग चालू हो गई। तो दोनों की जो डेट्स हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। जो एक्सकेवेशन होगा उसके बाद की आसपास की डेट होगी पेंटिंग की। यहाँ पर देखें केव नंबर 2 अजंता का ये जो स्कल्पचर पैनल है वरांडा में। वॉल्यूम को देखने का प्रयास करें, थोड़ा ज्योग्राफी को भी दिखाने का प्रयास किया गया। हेड गियर भी आपको अलग अलग से देखने मिलेंगे, इवन दो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। इससे आगे की स्टेज पेंटिंग की अगर ऑब्जर्व करनी है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा केव नंबर 16, 17, 1 और 2 में। हालांकि सारे केव्स में पिक्चर्स पेंटिंग्स बनाई गई थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद बहुत ही सिलेक्टिव जगहों पर प्रॉपर कंडीशन में पेंटिंग सर्वाइव कर पाई। हर जगह जहां पर भी एक्सकेवेशन हुआ था वहां पर पेंटिंग बनाई गई थी, लेकिन बहुत कम सर्वाइव कर पाई। पेंटिंग जो है उनकी टाइपोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब ये इसके साथ में एक और चीज़ है, वो है स्किन कलर। अलग अलग पेंटर्स ने अलग अलग पेंटिंग्स में आपको अलग अलग स्किन कलर्स देखने मिलेंगे। कहीं स्किन को ब्राउन कलर से दिखाया गया है, कहीं येलोइश ब्राउन यूज़ किया गया है, कहीं ग्रीनिश कलर यूज़ किया गया है, कहीं येलो ओकरा का कलर यूज़ किया गया है। अब रेड ओकरा के बारे में तो आपको मालूम है, हमने पहले भी पढ़ा है। रेड ओकरा क्या है? वो जो घर में हम जो
थेस्ट हाउसेज होते हैं, मिट्टी के जो मकान होते हैं, उनमें हम फ्लोरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। उसको पीस के बढ़िया उसका एक पेस्ट जैसा लगा देते हैं। उसी तरीके की पीली ओकरा होती है, जैसे उसको हम गेवर कहते हैं, गेवरी कहते हैं हिंदी में। उसी तरीके से येलो कलर का जो होगा येलो ओकरा होगा, उसको भी यूज़ करा जाता है कलर दिखाने के लिए। तो मल्टी कलर्ड पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करा जा रहा है अलग अलग कलर्स को दिखा के। 16 और 17 नंबर के जो केव्स हैं, इनमें पेंटिंग की क्वालिटी लाजवाब है। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट तरीके से पेंट किया है। जो फिगर्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा रिदमिक है। ब्राउन कलर की थिक लाइंस का यूज करा गया है बॉडी का कॉन्टूर दिखाने के लिए। जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसको दिखाने के लिए ब्राउन कलर की थिक लाइन का यूज करा गया है। लाइंस जो हैं वो एनर्जी को डिपिक्ट कर रही हैं, फुल ऑफ एनर्जी। वो जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल और एनर्जेटिक है। और साथ में फिगर्स के कॉम्पोजिशन को भी दिखाने का प्रयास किया गया है, हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है इन पेंटिंग्स में, केव नंबर 16 और 17 में। यहां पर देखें, ये पेंटिंग केव नंबर 17 की है। बुद्ध, यशोधरा और राहुल। बुद्ध, उनकी बीवी और उनका बेटा। बुद्ध भिक्षा मांगने आते हैं जब अपने ही घर में, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप पेंटिंग देखें किस तरीके से बनाई गई है। स्कल्पचर जो है उसमें स्ट्रोक्स कैसे हैं, कॉन्टूर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें। जो केव नंबर 1 और 2 की पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ऑर्डरली बनाई गई हैं, जो कि आसपास का जो स्कल्पचर है केव्स का, जो उनका थीम है स्कल्पचर का, उसके साथ इंटीग्रेट करती है। जो आर्किटेक्चरल सेटिंग है वो बहुत ही सिंपल है और सर्कुलर तरीके से ये जो डिलिनेशन है उसको काफ़ी सर्कुलर रखा गया। जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी सर्कुलर है ताकि 3 डायमेंशनैलिटी का स्पेशल इफेक्ट जनरेट कर पाए। आंखें जो हैं वो हाफ क्लोज्ड हैं, जैसा कि हमने देखा है कि बुद्धा की जो इमेजेस है मथुरा स्टाइल की, जिसमें बुद्धा अंदर की तरफ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं हाफ क्लोज्ड आइज के साथ, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं। अब जो स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस हैं इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि जो अलग अलग आर्टिसंस होंगे, जो गिल्ड ऑफ आर्टिस्ट होंगे, उन्होंने अलग अलग केव्स का काम लिया, जिसकी वजह से स्किन कलर भी अलग समझ में आ रहा है। जो स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस है वो भी हमें देखने मिल रही है। पोस्चर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होंगे, कहीं पर भी फेशियल फीचर्स को एग्जैजरेट नहीं किया गया है। बात करें थीम्स की, तो बुद्धा की लाइफ से बहुत सारे थीम्स लिए गए हैं, जैसे जातका स्टोरीज, जिसको हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा, कि बुद्ध ने इसके पहले जब इंसान का जन्म लेने से पहले जो अलग अलग जानवरों के जन्म लिए या फिर उनकी जो कहानियां हैं वो दिखाई गई हैं। अवदानास के बारे में भी बताया गया है। अवदानास भी बिल्कुल जातकाई जैसी होती हैं, बस खासियत इसमें यह है कि जो सब्सिक्वेंट लाइफ्स है उसके बारे में बताया जाता है। एक्ट्स हैं जो बुद्धा ने किए उस सबकी भी चर्चा करी जाती है। तो ये बन जाते हैं इंपॉर्टेंट थीम पेंटिंग्स के। कुछ पेंटिंग्स की बात करें तो सिम्हाला अवदानास, महाजन का जातक, विदुर पंडिता जातक, अलग अलग जगहों पर ये पूरी वॉल पर पेंट करी गई है। एक छदंत जातक करके भी पेंट करी गई है केव नंबर 10 में, केव नंबर 10 की वॉल में। यहाँ पर इवेंट्स को बहुत ही डिटेल तरीके से दिखाया गया है और ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी इवेंट के साथ ग्रुप किया गया है। जंगल की जो एरियाज होंगे, जंगल की जो हैपनिंग्स होंगी, उनको अलग तरीके से दिखाया जाएगा, अलग जगह पर दिखाया जाएगा। और जो पैलेस के अंदर हो रहा है उसको अलग जगह पर दिखाया जाएगा। मतलब लोकेशंस को भी बांट के रखा गया था। जो पैलेस इवेंट्स हैं उनको अलग जगह दिखाया जाएगा, जंगल इवेंट्स को अलग जगह। यहाँ देखें, महाजन का जातक का पैनल केव नंबर 1 में देखने मिल रहा है। तो जो भी पास्ट लाइफ की कहानियां होती हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। एक और पेंटिंग है केव नंबर 9 में, अजंता के। इस तरीके की परिस्थिति हो गई है, जो पेंटिंग्स है वो धीरे धीरे ऐसी हो गई और बहुत सी जगह तो बची ही नहीं है, जिस वजह से हम बहुत कम पेंटिंग्स के बारे में बात कर पा रहे हैं। जो केव नंबर 10 की पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, छदंत जातक की या छदंत जातक की, यहाँ पर बोधिसत्व छदंत, जो कि एक हाथी है, वो अपना दांत या टस्क कहते हैं जिसको, बाहर का जो एक दांत होता है जिससे आइवरी वगैरह बनती है, इसको खुद हंटर को निकाल के दे रहा है। हंटर का नाम है सोनुत्तार। अब ये जो केव नंबर 10 है इसमें तो पाली टेक्स्ट को बहुत अच्छे से, बहुत फेथफुली फॉलो करा जा रहा है। लेकिन केव नंबर 17 की अगर हम पेंटिंग को देखें तो हमें समझ में आता है कि ये बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसे केव नंबर 17 में अप्सरा को पेंट किया गया है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जिसमें पद्मपानी और वज्रपानी, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा फेमस बोधिसत्व हैं, इनकी भी पेंटिंग्स हैं जो आपको केव नंबर 1 में देखने मिल जाएंगी। तो केव नंबर 1 में वज्रपानी और पद्मपानी। अब वज्रपानी मतलब हाथ में वज्र है, पद्मपानी मतलब जो एक लोटस होता है, लोटस को आप संस्कृत में कहते हैं पद्म, तो वो हाथ में पकड़े हुए। तो लोटस फ्लावर एक तरफ हाथ में पकड़े तो वो पद्मपानी, और अगर वज्र हाथ में पकड़े, एक मेस जैसा कुछ हाथ में पकड़े, तो वो वज्रपानी हो जाएंगे। इसके साथ में अगर केव नंबर 2 में देखें तो व्यंग्य स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं।
जिनमें विदर्भा स्कल्पचर ट्रेडिशन का भी इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। जो स्कल्पचर है उनकी बॉर्डर्स को ऑब्जर्व करा जाए, जो स्कल्पचर्स हैं, तो आपको समझ में आएगा कि विदर्भ स्कल्पचर ट्रेडिशंस का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें केव नंबर 10 जिसमें छदंत जातक भी है। इसके बाद बात आती है एलोरा की। अब एलोरा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और एलोरा जैसे आपको मैंने बताया था मतलब ऑल। यहाँ पर 34 केव्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। अजंता में हमने देखा था 29 है, यहाँ पर 34 है और यहाँ पर बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और जैन केव्स तीनों मिलने वाले हैं। तो ये बात एलोरा को अपने आप में यूनिक बना देती है क्योंकि यहाँ पर 3 अलग बिलीफ्स से संबंधित मोनेस्ट्रीज आपको मिलेंगी, 3 रिलीजन से संबंधित मोनेस्ट्रीज या फिर स्कल्पचर्स वगैरह देखने मिलेंगे जो कि बनाए गए थे 5th सेंचुरी कॉमन एरा से 11th सेंचुरी कॉमन एरा तक। तो ये 5th से 11th सेंचुरी मतलब एडी में ये डेवलपमेंट होता है। अलग अलग जगहों से स्टाइल्स जो हैं वो आके यहाँ पर एक जगह पर आपको देखने मिलेंगी। वो भी डिपेंड करेगा इनके पैटर्न्स के ऊपर, जिस तरीके से हमने अजंता में देखा। जैसे केव नंबर 15 देखे एलोरा का, गजासुर का केव है, गजासुर शिव का केव है। एलोरा और औरंगाबाद की जो केव्स हैं ये 2 रिलीजन्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं और जिस तरीके के डिफरेंसेस चल रहे थे वो दिखाती हैं। 2 रिलीजन कौन कौन से? बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन। 12th नंबर की बुद्धिस्ट केव में वज्रयान बुद्धिज्म से संबंधित इमेजेस आपको देखने मिलती हैं। तारा, महामयूरी, अशोक भाग्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रिया, अमिताभ, इस तरीके की इमेजेस आपको देखने मिलेंगी। बुद्धिस्ट केव की खासियत यह है कि ये साइज में बहुत बड़े हैं, सिंगल, डबल और कहीं कहीं ट्रिपल स्टोरी भी देखने मिलते हैं। यहाँ सीधे हाथ में देखें आप, सीटेड बुद्धा की इमेज है चैत्य हॉल में, केव नंबर 10 में, एलोरा में। इनके जो पिलर्स होंगे वो भी बहुत बड़े, बहुत ही मासिव बनाए जाएंगे, ट्रिपल स्टोरी का वेट सहने लायक बनाए जाएंगे। जहां अजंता में सिर्फ डबल स्टोरी केव्स देखे गए हैं, एलोरा एक कदम और आगे है। एक यूनिक अचीवमेंट देखने मिलता है ट्रिपल स्टोरी केव्स के फॉर्म में। सारे केव्स को प्लास्टर किया गया है और सारे पेंटेड भी हैं। पर परेशानी की बात यह है कि अब कुछ भी बचा नहीं है जो कि आप देख पाए। तो विजिबल नहीं है कुछ भी, अब सब खत्म हो गया है। जो पेंटिंग्स वगैरह हैं या प्लास्टर है जो, वो निकल गया है। बड़े बड़े बुद्धिस्ट श्राइन्स भी हैं यहाँ पर जो जनरली गार्ड किए जा रहे हैं। जैसे हमने बाहर देखा है कि यक्ष और यक्षिणी बनाई जाती हैं, यहाँ बुद्धिस्ट श्राइन में पद्म पानी और वज्र पानी बनाए गए हैं जो कि आप केव नंबर 12 में देख सकते हैं। ट्रिपल स्टोरी है ये और यहाँ पर इमेजेस हैं तारा की, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धा। इसके अलावा और भी अलग अलग इमेजेस हैं जैसे विरोचना, अशोक भाग्य, रत्न संभवा, अमिताभ, अभोग सिद्धि, वज्र सत्व और वज्र राजा। तो ये सारे नाम आप याद रखें। एक बार 2018 की बात है, प्रीलिम्स में एक सवाल आ चुका है कि फ्यूचर बुद्धा का नाम क्या होगा या फिर फ्यूचर बुद्धा किसको कहते हैं, तो उसका आंसर है मैत्रिया। तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। ब्राह्मणिकल फेथ का केव सिर्फ नंबर 14 है जो कि डबल स्टोरी बिल्डिंग है। इसके अलावा हम देखें जैसे समय में हम आगे बढ़ रहे हैं तो बुद्धिस्ट केव की जो पिलर डिजाइन है अब इसमें ग्रोथ आ रही है और चेंज इतने आ जाएंगे कि जैसे ही जैन केव बनना शुरू होते हैं 9th सेंचुरी कॉमन एरा में, तब तक बहुत ज़्यादा ऑर्नेशन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नक्काशियाँ, डेकोरेशंस वगैरह होने लगती हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आती है। प्रोट्रूजन देखने मिलेगा, मतलब वॉल्यूमस, अच्छा खासा भरा पूरा स्कल्पचर बनाना, डेकोरेशन करना शुरू हो गया था जब जैन केव्स बनना शुरू हुए थे। ब्राह्मणिकल केव्स आपको 13 से 28 नंबर तक मिलेंगे जिसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं ब्राह्मणिकल फेथ से संबंधित। यहाँ पर देखें कोर्टयार्ड जो है कैलाश टेम्पल का केव नंबर 16 एलोरा। बहुत सारे केव्स हैं जो शैविज्म को या शिव को डेडिकेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको शिव और विष्णु दोनों की इमेजेस मिलेंगी जो कि पुराणिक नैरेटिव के हिसाब से, जो पुराण में नैरेटिव है उसके हिसाब से बनाई गई हैं, डिपिक्ट करी गई हैं। शिवाइट थीम्स की अगर हम बात करें, शिव से संबंधित थीम्स की बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट स्कल्पचर जो है वो रावण पूरे कैलाश पर्वत को हिला रहा है, वो देखने मिलता है एलोरा में। दूसरा, अंधकासुर का वध कर रहे हैं, अंधकासुर को मार रहे हैं, वो भी डिपिक्ट करते मिलेगा। इसके अलावा कल्याण सुंदरा में शिव पार्वती की शादी दिखाई जा रही है, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से डिपिक्टेड है। इसके अलावा वैष्णवाइट थीम्स भी आपको देखने मिलेंगे, विष्णु के जो अलग अलग अवतार हैं वो भी दिखाए गए। स्कल्पचर जो है एलोरा में, सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि बहुत बड़े मासिव मोन्यूमेंटल बनाए गए, जहां पर वॉल्यूम का मतलब सीधा सीधा यह है कि आप अगर मैथ्स से समझे या फिर सिंपल फिजिक्स से समझे तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पे प्रॉपर ध्यान दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा भरा पूरा बक्सम स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पिक्चर्स के लिए स्पेस कम हो गया है। जब बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे तो बाकी का एरिया जो है वो कम पड़ जा रहा है पिक्चर्स बनाने के लिए। जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। क्यों सोफिस्टिकेटेड हैं? क्योंकि जो स्कल्पचर है उसकी वॉल्यूम को हैंडल करना है, जिसकी वजह से इमेज का सोफिस्टिकेशन और इमेज काफ़ी हैवी हो जाती है।
अलग अलग गिल्ड एलोरा में आते हैं, काम करते हैं, अलग अलग इलाकों से आएंगे, विदर्भ से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, और ये आके यहाँ पर कार्विंग करेंगे, स्कल्पचर्स बनाएंगे। और इसी वजह से ये साइट इतनी ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है। इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स साइट है ये स्कल्पचरल स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रॉक का टेम्पल बनाया गया है एक सिंगल रॉक को काट के, और ये अपने आप में एक यूनिक अचीवमेंट है आर्टिस्ट के लिए कि एक रॉक से इन्होंने पूरा मंदिर बना दिया है। और भी इंपॉर्टेंट शिवाइट साइट्स हैं जो शिव फेथ को या शिविज्म को बिलोंग करती हैं, वो है केव नंबर 29 और केव नंबर 21। केव नंबर 29 का जो प्लान है ये बिल्कुल एलिफेंटा केव की जो मेन केव है, या फिर एलिफेंटा में जो मेन केव है उसी साइज की है। स्कल्पचर क्वालिटी की बात करें तो केव नंबर 29, 21, 17, 14 और 16 जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मॉन्यूमेंटल है, और जो मूवमेंट है वो काफ़ी विगरस है। पिक्चर स्पेस जो है वो काफ़ी विगरस मूवमेंट को डिपिक्ट करती है। इसके अलावा बाघ केव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं, धार से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी आपको म्यूरल पेंटिंग्स देखने मिलेंगी, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर भी आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पर जो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं वो नेचुरली कार्व नहीं है, सातवाहना पीरियड में इनको कार्व किया गया था। यहाँ पर आप सीधे हाथ में बाघ केव्स भी देख सकते हैं। अब जो बाघ केव्स हैं बिल्कुल वो अजंता की तरह है। यहाँ पर क्राफ्टमैन ने परपेंडिकुलर सैंडस्टोन के ऊपर कार्विंग्स करी हैं एक पहाड़ पे, जो कि भगानी नदी जो है वो सीजनल एक स्ट्रीम है, उसके पास में जो पहाड़ है उसके ऊपर ये बाघ केव्स बनाए गए हैं। 9 केव्स हैं जिसमें से 5 आज सर्वाइव करते हैं। सारे विहार हैं, मतलब सारे रहने के लिए बनाए गए हैं, रेस्टिंग प्लेस है मॉन्क्स के लिए, और इनकी जो डिज़ाइन है वो क्वाड्रेंगुलर है, मतलब चौकोर डब्बा आकार है। एक छोटा चैम्बर बनाया गया है पीछे की तरफ जो कि चैत्य का प्रेयर हॉल का काम करता है। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट केव जो इन 5 केव्स में है वो है केव नंबर 4, जिसको आप कॉमनली रंग महल कहते हैं। आप अगर इसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत गजब की पेंटिंग्स हैं और अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है। रंग महल मतलब पैलेस ऑफ कलर्स। यहाँ पर आपको वॉल्स पे और सीलिंग में पेंटिंग्स आज भी देखने मिल जाएंगी बाघ केव्स में। कुछ बचे कुचे रेमिनेंट्स या रिमेन्स भी मिल जाते हैं टेम्परा म्यूरल पेंटिंग के। अब टेम्परा म्यूरल पेंटिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्रीस में, इजिप्ट में, बेबीलोन में, हर जगह यूज़ होती है। सही मायने में इसमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करा जाता है ताकि जो पेंटिंग है वो परमानेंट रहे। दूसरी चीज़, ये पेंटिंग जो है वो जल्दी सूख जाए। एग टेम्परा भी होता है जिसमें एग योक को मिला दिया जाता है कलर के साथ, ताकि परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ पाए और जल्दी से पेंटिंग सूख भी जाए। इस तरीके की पेंटिंग्स आपको वॉल और सीलिंग में देखने मिलेंगी केव नंबर 2, 3, 5 और 7 के। ग्राउंड जो है उसको प्रिपेयर किस तरीके से किया गया है, इस तरीके के टाइल्स जो आपने देखे होंगे अलग अलग डिजाइन्स होती हैं, उसको ग्रिटी कहते हैं। तो रेडिश ब्राउन ग्रिटी डिजाइन है आपको फ्लोर पे देखने मिलेगी, और थिक प्लास्टर होगा वॉल और सीलिंग्स में। तो प्लास्टरिंग के बारे में पता चलता है, सीलिंग्स के ऊपर भी प्लास्टरिंग थी। मतलब जिस तरीके से आज हम घर बनाते हैं कि मकान बनाएंगे उसके बाद जो ईंटें होती हैं उसके ऊपर प्रॉपर प्लास्टर करते हैं, वो चीज़ तब भी हो रही थी, और डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज प्रेजेंट एट द टाइम। साथ में लाइम की प्राइमिंग भी होती है, जो पेंट है उसके पहले आप प्राइमिंग करते हैं उस तरीके की प्राइमिंग भी देखने मिलती है, और इसी प्राइमिंग के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी। कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की बात करें तो आपको वरांडा में भी, जो पोर्टिको कहते हैं अंग्रेजी में, वहां पर भी केव नंबर 4 में पेंटिंग्स देखने मिल जाएंगी। अब चाहे हम अजंता की बात करें, एलोरा की बात करें, बाघ केव्स की बात करें, हर जगह आपको ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जो पेंटिंग्स है वो कमज़ोर हो रही है, डिटेरियरेट हो रही हैं टाइम के साथ, रिएक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से, जिसके कारण इन सारी पेंटिंग्स को, कुछ पेंटिंग्स जो है इनको 1982 में रिमूव करके आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ ग्वालियर में रख दिया गया था, ताकि उनको प्रिजर्व करा जा सके और अच्छी तरीके से आप उनको संभाल के फ्यूचर के लिए देख सकें। एक और इंपॉर्टेंट केव है जिसकी हमें बात करनी है, वो है शिवाइट फेथ से बिलोंग करता है, बंबई में है एलिफेंटा केव्स। ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है, उसी समय बनाया गया था जब एलोरा बन रहा था, और इसके जो स्कल्पचर है इसमें खासियत यह है कि लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, मतलब स्लेंडरनेस ज़्यादा है, पतलापन दिखाया जाएगा बॉडी में। साथ में लाइट और डार्क इफेक्ट को भी यूज़ किया गया अच्छे तरीके से। इसके अलावा और भी रॉक कट केव्स हैं जो डेक्कन में बनाए जा रहे थे। जैसे कर्नाटका की बात करें हम, महाराष्ट्र की तो हमने काफ़ी बात कर ली है, कर्नाटका में बदामी आई होल में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया जा रहा था, एग्जीक्यूट किया जा रहा था विद द पैट्रनेज ऑफ चालुक्यास। आंध्र प्रदेश के एरिया में, विजयवाड़ा के एरिया में भी बनाए जा रहे थे। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनको पैट्रनेज मिला था पल्लवास के द्वारा। अब 6th सेंचुरी के बाद से जो आर्ट है उसमें और डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये सारी जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो मेगा मॉन्यूमेंट्स बन रही हैं, इनमें पॉलिटिकल पैटर्नेज आ जाता है।
पहले क्या हुआ करता था कि जो पब्लिक पैट्रनेज है उससे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी अर्लियर हिस्टोरिकल पीरियड में आप देखें, लेकिन इस समय तक आके पॉलिटिकल पैट्रनेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब राजा महाराजा या लोकल किंग्स की तरफ से पैट्रनेज जरूरी हो गया है। टेराकोटा फिगरीन्स के बारे में भी हमें पता चलता है, अलग अलग जगहों पर मिट्टी की भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह, बहुत सारी सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते थे। तो हमें इससे एक और बात समझ में आती कि जिस तरह पत्थर का जो काम है, लिथिक स्कल्पचर्स बनाने का, पत्थर से स्कल्पचर्स बनाने का काम है, वो चल रहा था, उसी तरीके से लोकल ट्रेडिशन में टेराकोटा का भी काम पैरेलली डेवलप कर रहा था। अलग अलग रिलीजियस फॉर्म्स में टेराकोटा का भी काम हो रहा था। अलग अलग साइजेस में टेराकोटा की फिगरीन्स आपको देखने मिलेंगी। उनके काम होंगे जैसे कि खिलौने के तौर पे यूज़ करा जाएगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करा जाएगा। कहीं कहीं आप देखेंगे तो पर्सनल बिलीफ्स के हिसाब से, जो बिलीफ सिस्टम होता है अलग अलग जगहों का, उस हिसाब से हीलिंग के लिए भी, मतलब अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई इंजरी है, तो उन सब के हिसाब से भी इन टेराकोटा की फिगरीन्स को यूज़ करा जाता था। हीलिंग पर्पज़ के लिए भी टेराकोटा फिगरीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो ये एस्पेक्ट भी आपको याद रखना है। तो जैसा कि हमने वेस्ट के केव्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा इनकी चर्चा की, इसी तरीके से ईस्ट इंडिया में भी केव्स बनाए गए थे। बुद्धिस्ट केव्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी आपको केव्स देखने मिलते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में बहुत ही पॉपुलर केव्स हैं गुंटेपाले केव्स, जो एलुरु डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो गुंटापाले केव्स हैं, ये एक छोटे से पहाड़ के ऊपर बनाए गए स्ट्रक्चर्ड मोनेस्ट्री के रूप में आपको देखने मिलेंगे, और एक यूनिक साइट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर आपको स्तूप, विहार और केव्स तीनों एक ही जगह पर देखने मिलते हैं। अब गुंटापाले केव्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो चैत्य है, इसके अंदर एक सर्कुलर जगह है, जो केव है अंदर से सर्कुलर है, उसमें एक स्तूप है, सर्कुलर हॉल है, और चैत्य आर्चेस भी बनाई गई। एंट्रेंस जो है वहाँ पर इस तरीके से आर्चेस भी हैं, ये ऐसी जो हमने देखी भी थी शुरुआत में, तो सुंदरता भी दिखाने के लिए कार्विंग्स बनाई गई हैं। देखा जाए तो जो केव्स है वो वेस्ट इंडिया के कंपैरिजन में छोटे हैं, ईस्ट इंडिया के। विहार्स भी बनाए गए हैं, रहने की व्यवस्था भी करी गई है, एक्सकेवेशन उनके लिए भी है। स्मॉल डायमेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे विहार्स में डेकोरेशन की कोई कमी नहीं है। चैत्य आर्चेस आपको एक्सटीरियर ऑफ द विहार में देखने मिल जाएंगे। रूफ जो है वो वॉल्टेड है, इस तरीके का रूफ आपको देखने मिलेगा। सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी, और यहाँ पर सेंट्रल हॉल जो है वो नहीं होने वाला है। एक्सकवेशन की जो डेट है वो 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा मानी जाती है। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी एक्सकवेशंस हुए, लेकिन वो सारे विहार टाइप के थे। अब गुंटेपाले जो एलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, उसके अलावा एक और केव साइट है, रंपेर रामपलम। इसमें भी छोटे या फिर हम कहें मीडियम साइज के एक्सकवेशंस आपको देखने मिलेंगे। रॉक कट स्तूपास के एक हिलॉक, मतलब एक छोटे से पहाड़ के ऊपर आपको इस तरीके के एक्सकवेशंस देखने मिलेंगे। एक और साइट है अनकपल्ले, जो विशाखापट्टनम से लगभग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के पास में है। यहाँ पर भी रॉक कट केव्स है, रॉक कट स्तूप आपको देखने मिलेगा एक छोटे से पहाड़ के ऊपर, और ये 4th से 5th सेंचुरी कॉमन एरा में बनाया गया था। इसका यूनिक फीचर ये है इस साइट का कि सबसे बड़ा रॉक कट स्तूप देश का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा और भी रॉक कट स्तूप्स हैं। इस हिलॉक, जो ये पहाड़ है छोटा सा, इसके आसपास और भी रॉक कट स्तूप्स आपको देखने मिल जाएंगे अनेकपल्ली में। अब जो रॉक कट केव्स हैं ये उड़ीसा में भी हैं। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी के नाम से केव्स पॉपुलर हैं, जो भुवनेश्वर के पास में है। ये जो केव्स हैं ये स्कैटर्ड है, मतलब एक जगह नहीं मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी में अलग अलग जगह पर आपको देखने मिलेंगे, जिसमें खारवेल किंग जो है, जो कि जैनिज्म फॉलो करते थे, जैन रिलीजन को फॉलो करते थे, उनके इंस्क्रिप्शंस हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस से हमें ये पता चलता है ये जो केव्स बनाए गए थे ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाए गए थे। बहुत सारे सिंगल सेल एक्सकेवेशंस भी है, मतलब कि आप ये देखिए एक छोटा सा पहाड़ है तो उसमें शायद एक ही सेल बना दिया गया है, इस तरीके की चीज़ें भी देखने मिलेंगी। बड़े बड़े बोल्डर्स के अंदर भी सिंगल सेल्स को बनाया गया है, जो कि जानवरों के अलग अलग शेप्स में कार्व करे गए हैं। बड़े केव्स की बात करें, ऐसे भी केव्स हैं जिनमें वरांडा जो है उसमें पिलर्स हैं और पीछे सेल्स को कार्व कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें उदयगिरी खंडगिरी जो भुवनेश्वर के पास में है। जो सेल है उनके अपर पार्ट्स को चैत्य आर्चेस से डेकोरेट किया गया है, और नैरेटिव्स भी हैं जो कि डिजाइन करे गए हैं सेल के ऊपर, और वो आज भी वहां पर आपको सुनने मिल जाएंगे। फोकलोर्स, दंत कथाओं के रूप में उस जगह पर आपको सुनने मिल जाएंगे। ये जो फिगर्स कार्व किए गए हैं इन केव्स में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्व किए गए हैं। आप पूरे फिगर के कॉन्टूर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये अपने आप में क्वालिटेटिव कार्विंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इस कॉम्प्लेक्स में बाद में भी केव एक्सकेवेशंस हुए, जैसे 8th या 9th सेंचुरी के आसपास और भी केव्स ऐड करे गए थे,
उदयगिरी खंडगिरी में, जो भुवनेश्वर के पास में है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे पर्टिकुलर साइट्स की, जैसे हम सांची स्तूप की बात करने वाले हैं, एलिफेंटा की बात करने वाले हैं, इस तरीके से अलग अलग साइट्स की प्रॉपर बात करेंगे और इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा।